हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। आप सभी लोग ने कमेंट के माध्यम से हमें बताया कि फोर्स टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, तो मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही नहीं बल्कि पूरे इंजीनियरिंग सेक्टर का जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को या जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को इग्नोर ना करेंगे, पूरे अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे और लगभग मैकेनिक्स का सारे मतलब टॉपिक का जो सिलेबस यहाँ अपलोड किया गया वो सारे वॉच करने की कोशिश करेंगे टाइम निकाल कर। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे और हम तुरंत उस टॉपिक पर आते हैं जो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखे थे। बड़े आसानी से देखिए, ऊपर लिखा गया है कि फोर्स जो है, फोर्स एज पर डिप्लोमा सिलेबस जो है वो कौन कौन से स्टेट के लिए अपन पढ़ाएगा। बिहार के लिए पढ़ाएगा, झारखंड के लिए पढ़ाएगा और महाराष्ट्र के लिए पढ़ाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। हमारी मेहनत तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, तो आप लोग शेयर भी करेंगे, ठीक है। और थोड़ा मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं। फोर्स टॉपिक में जो मेजर टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़ना है कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब लॉ ऑफ मैकेनिक्स पढ़ लेंगे हम लोग तो उसके बाद जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो फोर्स के बेसिक मतलब ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, कि फोर्स को मतलब इस तरह से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे लॉ ऑफ मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्सेस की, उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिएबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स, उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ पॉलीगॉन, उसके बाद फिर पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसके पहले ही पढ़ लेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स, और फाइनली जब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स। और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से हम लोग क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करेंगे थोड़ा उसके बाद, और जब टाइम पूरे बचेंगे, टाइम तो बचना ही बचना है, मोमेंट एंड कपल जरूर पढ़ाएंगे, कपल ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ से एक कंसेप्ट आता है वेरिग्नॉस थ्योरम को। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरे टॉपिक 15 मार्क्स का सिलेबस कवर करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं NLM से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पढ़ने के पहले हम लोग फोर्स का बेसिक डिफिनेशन समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, और समझने के बाद तुरंत स्टार्ट कर देंगे NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फोर्स का बेसिक डिफिनेशन, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, हाँ। फोर्स क्या, थोड़ा सा फोर्स को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम की हेल्प से हम फोर्स का डिफिनेशन समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा समझने की आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अगर कोई एक बॉडी है यानी ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक कैसा है, तो बोला कि रिजिड है। कैसा ब्लॉक है, रिजिड ब्लॉक है। बड़ा आसानी से समझिए, इस ब्लॉक को यहाँ से कहीं आगे भेजना है या यहाँ से कहीं मतलब पीछे हटाना है या कहीं ऊपर भेजना है। फाइनली यह बात हम लोग कहेंगे कि इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज करना है। पोजीशन कहने का मतलब हम लोग समझेंगे रिलेटिव पोजीशन, है ना। यहाँ पे था, इसको हमने चेंज करने के लिए सोच रहा है यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें या तो धक्का देने की कोशिश करेंगे, यही तो है, धक्का देने की कोशिश करेंगे, धक्का देने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मैन के द्वारा लगाया गया यानी ये पर्सन के द्वारा लगाया गया कोई फिजिकल स्ट्रेंथ समझिएगा कि ये मैन के द्वारा या कोई पर्सन के द्वारा लगाया गया फिजिकल स्ट्रेंथ से ये बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है। तो जानिए कि यही फिजिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो कहलाता है फोर्स। क्या कहलाता है? फोर्स।
यानी किसी भी एनी सोर्स या एनी एक्सटर्नल एजेंसी कहीं से भी अगर फिजिकल स्ट्रेंथ लगाया जा रहा है किसी भी बॉडी पर, तो वही फिजिकल स्ट्रेंथ को बोलेंगे फोर्स। चीज़ों को समझिए, फोर्स दो नेचर के होंगे, या तो इसको यहाँ से धक्का दे सकते हैं या तो इस टाइप से हम इस बॉडी को खींच सकते हैं। दोनों ही केस के लिए हम लोग स्टडी करेंगे। या तो इधर से हम धक्का दे सकते हैं, जैसे ही इधर से हम धक्का दिए तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स लगाए वो पुश नेचर का है। कैसा नेचर का है? अगर इसको यहाँ से खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो बोलेंगे कि पुल नेचर का है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि यहाँ से फोर्स का नेचर की बात किया जाए तो दो नेचर का मिला, एक तो पुल नेचर का मिला और एक पुश नेचर का मिला। और यही पुल और पुश का यूज करके हम फोर्स का बेसिक डिफिनेशन बनाएंगे। और जब फोर्स का बेसिक डिफिनेशन अपन को कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए फोर्स का डिफिनेशन जानते हैं। पुल और पुश which can change the state of any body। बड़े आसानी से समझिए कि क्या कर रहा है फोर्स, किसी भी बॉडी का मतलब स्टेट चेंज कर रहा है। ओरिजिनल स्टेट ए था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी ए पॉइंट ए था, ए से मूव करके कहाँ चला गया? बी चला गया, यानी इस पॉइंट से यहाँ चला गया। इसका मतलब इसकी पोजीशन ये थी, यहाँ से यहाँ चला गया, यानी पोजीशन चेंज हुई, स्टेट चेंज हो गई। यानी ये डिफिनेशन को इस फिगर के हेल्प से हम लोग सेटिस्फाइड कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं फोर्स का बेसिक डिफिनेशन समझ आ रहा होगा। नहीं तो बहुत सारे फोर्स का डेली लाइफ में एप्लीकेशन हम लोग देखते थे। जब हम लोग घर में कोई गलती किया करते थे तो पापा के द्वारा लगने वाले वो जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रहता था वो बड़े ही इफेक्टिव फोर्स रहता था। तो वो पापा के द्वारा लगाया गया फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा नेचर का होगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि पुल नेचर का होगा या पुश नेचर का होगा। दोनों से ही हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया है। नहीं तो कभी कभी मम्मी के द्वारा लगाया गया झाड़ू, ये सारे चीज़ फोर्स का ही मतलब बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे ये सारे चीज़ को। तो आइए हम फोर्स का डिफिनेशन समझ गए। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, तो इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग लिखेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखेंगे, बड़ा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद इसकी डिफिनेशन इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग डिफिनेशन को दे देंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सरफेस आपको बना रहे हैं, सरफेस पर कोई बॉडी रख दिए और इस बॉडी को ऊपर हम इस बॉडी के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। या पहले तो ये हम सोचेंगे कि ये बॉडी ऐसे ही रखा हुआ है, अभी हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। सपोज करें ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी रखा हुआ किसी सरफेस पर। तो बड़े आसानी से समझिए कि जब इस सरफेस पर बॉडी रखा हुआ है तो इसमें क्या क्या चीज़ चेंजिंग आएगा, या हम इस पर और भी कुछ लगाएंगे फिजिकल स्ट्रेंथ तो उसके बाद क्या क्या चेंजिंग आएगा। तो बड़े आसानी से देख रहे हैं कि अभी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। यानी बॉडी रिजिड बॉडी है तो इसके तो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री में तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं। जब भी आएगा तो रिलेटिव पोजीशन में चेंजिंग आएगा। इतना बात तो कन्फर्म हो गया होगा कि अगर रिजिड बॉडी है तो उसकी ज्योमेट्री में चेंजिंग नहीं होगी, उसकी सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पोजीशन में चेंजिंग होगी।
जब रिलेटिव पोजीशन में चेंजिंग होगी इसका मतलब चेंज कराने वाला वजह क्या होगा, तो हम लोग एक ही बात समझेंगे कि अगर कोई यहाँ पे चेंज करा रहा है तो उसका वजह एक ही होगा और वो वजह होगा फोर्स होगा। क्या होगा, फोर्स होगा। चीज़ों को समझिए। तो मान लिया जाए कि यहाँ से कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाने के बाद इसको कोशिश कर रहा है कि आगे हम इस ऑब्जेक्ट को धक्का देके पहुंचा दें, लेकिन ये पहुंच नहीं रहा है। थोड़ा और अपने ताकत को बढ़ाया, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो भी नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा और बढ़ाते गया तो एक समय देखा कि इसकी पोजीशन में चेंजिंग हो गया। यही तो फोर्स का डिफिनेशन था कि ट्राई करता है या चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। फोर्स का तो यही बेसिक डिफिनेशन अपन पढ़ा था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यहां से पता चला। दूसरा बात, अगर कोई गेंद को लुढ़का दो, गेंद को लुढ़का दो, ठीक है ना, लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये कब तक बढ़ते रहेगा, इस चीज को थोड़ा समझिए। गेंद को लुढ़का दे तो ये लुढ़कते लुढ़कते एक समय कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो आप लोग को दिमाग ये काम कर रहा होगा कि आखिर रुकता क्यों है। तो बड़े आसानी से समझिए कि गेंद को जैसे ही आगे बढ़ाएं तो बढ़ते बढ़ते रुक गया, इसका मतलब इसको रोकने वाला कोई ना कोई वजह जरूर होगा और वो वजह फोर्स है। हालांकि अलग अलग टाइप्स के फोर्स हैं। यहाँ पे जो रोकने वाला फोर्स लगेंगे ये गेंद और सरफेस के बीच वो जो फोर्स लग रहे हैं वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स। क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स। तो बड़े आसानी से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना करेंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उस पर बाहरी सोर्स से कोई फोर्स अप्लाई ना करे। तो ये बेसिक डिफिनेशन यहीं से निकल के आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन बताए थे उसमें क्या कहा था, यही चीज बताए थे। हालांकि न्यूटन ऐसे डेरिवेशन के फॉर्म में कभी नहीं लिखे थे, वो एक सोशल वे में लिखते थे, लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है। तो समझिए कि यहाँ पे ये जो बॉडी पर जो फोर्स लगाया जा रहा है तो लगाने के बाद चेंजिंग आ रहा है। इसका मतलब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिफाइन करेंगे। इट स्टेट दैट body at motion, body in motion remains in motion and body at rest remain at rest। बड़े कब तक, until, कब तक नहीं इसमें कोई चेंजिंग आएगा, until not applied external force ऑन इट। कब तक नहीं चेंज होगा, जब तक उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होगा। बड़े आसानी से समझिए, यही चीज हमने बताया। और यहाँ से हम ये देखें कि अगर कोई बॉडी को रेस्ट में प्रूफ करना है तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये कोई सरफेस है, बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कॉन्सेप्ट को, कि अगर इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल यानी बाहरी सोर्स से लगाया गया नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितना है, 0 है। दूसरी बात कि अगर रेस्ट में और भी प्रूफ कर सकते हैं, कब, जब बाहर से लगने वाले नंबर ऑफ फोर्स, बाहर से लगने वाले नंबर ऑफ फोर्स यानी 1 2 3 कितना भी फोर्स हो सकता है, सारे फोर्स का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, यहाँ पे एफ नेट यानी सारे फोर्स का नेट यानी F1 + F2 + F3 का वैल्यू 0 होना होगा।
तो हम बोलेंगे बॉडी का जो स्टेट है वही स्टेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मेजर रूप से दो बात निकल के आई। पहला तो एक एक्सटर्नल जीरो होना होगा, यानी बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होना होगा। दूसरी बात ये निकल के आया एफ नेट की वैल्यू क्या होना होगा, जीरो होना होगा। ये बात हम लोग को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से निकल करके आई। एक चीज और बोला जाता है इसको कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया ही बोला जाता है। और इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया किसका मेजर करता है, मास का मेजर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हुआ होगा। तो आइए मैं मूव करता हूं किसके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के टुवर्ड्स। ठीक है, तब तक के लिए इसको इरेज करते हैं। पॉज कर देते हैं, टाइम जाएगा। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बड़े आसानी से देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने के पहले हम लोग को पढ़ना होगा लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के क्या नियम है या मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, तो लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए मोमेंटम को, कि अगर यहाँ पे कोई इस तरह का बॉडी है, बॉडी जब भी बात बोला जाए तो आप लोग को रिजिड बॉडी समझना होगा। अगर कोई बॉडी एम मास के है, अगर कोई बॉडी अगर एम मास के है, अगर इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसमें जैसे ही फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब ये वेलोसिटी जनरेट करेगा, क्योंकि कुछ ना टाइम तो लेगा, और वेलोसिटी जनरेट करेगा। और धीरे धीरे अगर जैसे जैसे फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी में भी चेंजिंग होगा। इसका मतलब इसके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसके पास एक्सेलरेशन भी डेवलप हो रहा है। तो यही बताया था मैथमेटिकली अगर बात किया जाए, मैथमेटिकली मोमेंटम बराबर, अगर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करें तो मोमेंटम बराबर m इंटू वी हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये मोमेंटम का बेसिक डिफिनेशन हुआ। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर यहाँ पे किसी भी अगर बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर उसकी मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, मोमेंटम। और क्या यहाँ पे मोमेंटम में भी चेंजिंग आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। यही बताए थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। क्या बोले थे, यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं मोमेंटम को और बताते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। द रेट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का देखिए डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज in the rate of change of momentum is equal to applied force। यहाँ पे इक्वल टू भी होगा या डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसलिए नहीं लिखे क्योंकि के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली एक लिया गया है, ठीक है ना, इसीलिए इक्वल टू भी चलेगा और प्रोपोर्शनलिटी भी चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो डेरिवेट करेंगे वो डायरेक्ट हम इक्वल टू ही लेकर चलेंगे, क्योंकि उसका कांस्टेंट की वैल्यू जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वलिटी जब चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू एक एक्सपेरिमेंटली बताया गया है, तो हम लोग समझेंगे कि वो जो वैल्यू है वो इक्वल टू में भी चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए कि अगर कोई एक मास की बॉडी है, ठीक है, और एक मास की बॉडी है, इसमें फोर्स लगाएं T1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी थी u, T1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या थी u। जैसे ही फोर्स लगाए तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, क्योंकि फोर्स से क्या चेंज हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रहा था। तो वेलोसिटी चेंज हो गया T2 टाइम पर, क्या हो गया v। तो यहाँ से बड़ा आसानी से मोमेंटम निकाल सकते हैं T1 टाइम के लिए, तो मोमेंटम निकाल सकते हैं P1 बराबर क्या हो जाएगा m इंटू यू। यहाँ पर अगर P2 निकालेंगे तो m इंटू v, ठीक है। तो बड़े आसानी से देखें कि T1 टाइम पर मोमेंटम, T2 टाइम पर मोमेंटम, दोनों ही मोमेंटम देख लिए। बोला क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो बताइए कि ये जो मोमेंटम है, अगर बात किया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट मतलब होता है टाइम, है ना, यानी ये किसके बराबर होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, या इक्वल टू फोर्स। दोनों में थोड़ा सा समझिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी यानी के। अब यहाँ पे के की ही जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली एक देखा गया है, इसीलिए एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। बड़े आसानी से ये चीज़ समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिए कि एफ इज इक्वल टू हम कह सकते हैं डेल पी बाई डेल टी। इसका मतलब मोमेंटम P1 से कहाँ चला गया, P2 चला गया। देखिए बड़े आसानी से मोमेंटम P1 से कहाँ चला गया, P2 चला गया, और टाइम T1 से कहाँ चला गया, T2। यानी अगर बात किया जाए चेंज कितना हो गया, यानी चेंज कितना हुआ, यानी देख लीजिए P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा F निकल गया। देखिए अब P2 के अगर बात किया जाए तो निकाला गया है इस टाइम के लिए और इस टाइम के लिए इतना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T2 माइनस T1। बड़े आसानी से अगर यहाँ से और कैलकुलेट करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं m इंटू वी माइनस यू बट्टा T2 माइनस T1। बड़े आसानी से बोल सकते हैं m इंटू डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना। यानी हम बोल सकते हैं डेल वी बाई डेल टी को बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, तो हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यही हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डे एक्सप्रेशन, यानी यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकलता है, फोर्स का मतलब एक्सप्रेशन निकल के आता है सामने, ठीक है। चीज़ों को और थोड़ा एनालिसिस किया जाए कि अगर यहाँ पे F इधर दिखाई पड़ रहा है, हाँ, F इज इक्वल टू डेल P बाई डेल T था, अगर बहुत कम समय के लिए देखा जाए, अगर यही चीज़ बहुत कम समय के लिए देखा जाए तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगा dP बाई dt, यही तो देखा जाए। और हम लोग क्या जानते हैं कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अगर बात किया जाए कि d इंटू मास इंटू वेलोसिटी बाई dt कर सकते हैं। बताइए कि अगर यहाँ पे बात किया जाए कि मास एंड वेलोसिटी दोनों ही क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए। दोनों ही जब वेरिएबल हो जाएगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझिए। डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, जब मल्टीप्लाई इस टाइप के डिफ्रेंशिएशन होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू
डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल वी बाई डी टी प्लस इसकी गुना में करेंगे डी एम बाई डी टी। यहाँ से ये हुई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स का एक्सप्रेशन। बताना है कि दोनों में से एक्यूरेट कौन है, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है कि ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि ये मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है ना। और यही वाला एक्सप्रेशन से ये निकल के आता है कब, जब यहाँ पे मास को कांस्टेंट कर देंगे। अगर यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को कांस्टेंट किया, मास को कांस्टेंट कर देते हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम को इरेज करते हैं या यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और करने के बाद आप लोग को बताते हैं। समझने की आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर जो यहाँ से डी एम वी बाई डी टी है, अगर इसमें मास को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी अगर एक ही ऑब्जेक्ट यानी एक ही बॉडी में है और बॉडी ऐसा चल रहा है, उस पर फोर्स लगाने के बाद वो जब चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी मास में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से अगर फेंकने से उसकी मास में चेंजिंग होता है और मास में चेंजिंग होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में भी चेंजिंग होता है। तो थोड़ा सा देखिएगा कि अगर मास में चेंजिंग नहीं हो रहा, ऐसा हमने मान लिया कि मास में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो मास है कांस्टेंट, तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी। ये किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, फोर्स का। और डी वी बाई डी टी को भी बोलेंगे क्या, एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए। तो ये जो है, ये जो फोर्स के डिफरेंशन निकला, सॉरी एक्सप्रेशन निकला, ये एक्सप्रेशन है फॉर कांस्टेंट मास, मास के लिए। ये किसके लिए, मास के लिए है। और ये जो एक्सप्रेशन निकला फॉर वेरिएबल मास एंड, दिखाई पड़ रहा, फॉर वेरी, इधर नहीं दिखाई पड़ा, इधर दिखाई पड़ रहा, फॉर वेरिएबल मास एंड वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आ रहा होगा। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का पूरा एक्सप्रेशन हम लोग को निकल आया F बराबर ए में। तो हम लोग को ज़्यादातर यूज होने वाला है F बराबर ए में। तो ये कांस्टेंट मास के लिए है। अगर वेरिएबल मास एंड वेलोसिटी की बात किया जाए तो ये होगा, और ये मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है। क्या है, यहाँ से भी लिख सकते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, यानी यहाँ से एक फोर्स भी लिख सकते हैं। तो बड़ा आसानी से चीज़ों को एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। आप लोग घर बैठे हैं तो मतलब नया नया तरह का फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोग के पास टाइम ही टाइम है। आइए अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई बॉल है ना, दीवार है और दीवार पर एक मैन इसको धक्का दे रहा। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझिए कि दीवार मूव नहीं कर रहा, दीवार आगे मूव नहीं कर रहा, और ये फोर्स लगा रहा इधर। ये क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए कि जब दीवार आगे नहीं बढ़ रहा है और ये पर्सन फोर्स लगा रहा है, तो इसकी फोर्स जा कहाँ रहा, दीवार जबकि मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब इसकी फोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा है, और बैलेंस कौन कर रहा है, तो दीवार भी उतना ही फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है, तभी तो दीवार मूव नहीं कर रहा है। इसकी फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है, यानी जितना फोर्स ये पर्सन के द्वारा लगा रहा है उतना ही फोर्स इस दीवार के द्वारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। चीज़ों को समझिए। तो बताओ, जितना अगर कोई बॉडी पर जितना फोर्स लगाया जाता है उसके अपोजिट में भी उतना ही उसके रिएक्शन मिलते हैं, उतना प्रतिक्रिया मिलता है, उतना फोर्स आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर इस पर्सन के द्वारा लगाया गया फोर्स, अगर इस पर्सन के द्वारा लगाया गया एफ पी है, तो बताइए अगर एफ पी का मैग्नीट्यूड एफ है, बताइए एफ पी का मैग्नीट्यूड एफ है, अगर इस दीवार का फोर्स अगर दीवार के देखा जाए तो इसका भी मैग्नीट्यूड एफ ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। अगर दोनों की बात किया जाए, दोनों ही फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, ये हो गई फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। अगर दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ देखा जाए तो देखिए दोनों ही फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये हो जाएगा, यानी दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ ही होगा। यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यानी हम बोलेंगे कि इसके द्वारा ये हुआ एक्शन, और जितना एक्शन किया उससे ये बॉल के द्वारा मिला क्या, रिएक्शन। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स हुई, पर्सन के द्वारा जो फोर्स हुई, अगर इसको मानते हैं पर्सन, तो पर्सन के द्वारा जो फोर्स हुई वो हुई एक्शन की फोर्स, और जो बॉल के द्वारा फोर्स डेवलप हुआ यानी उसको रोकने की कोशिश किया, वो हो गई रिएक्शन की फोर्स। इसका मतलब एक्शन का फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसी को बोलेंगे एक्शन, दिखाई पड़ रहा है नहीं, यहाँ पे लिखे, और इसी को बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, और इसी पेयर को बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है ना। तो बड़े आसानी से चीज़ों कंसेप्ट को क्लियर हुआ कि एक्शन रिएक्शन पेयर समझ आ रहा। ठीक है। तो कुछ कंडीशन होती है एक्शन, तो आइए हम एक्शन रिएक्शन पेयर का थोड़ा सा कुछ कहानी कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। सबसे पहली बात कि एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम। सबसे पहली बात कि एक्शन और रिएक्शन पेयर होने के लिए नेचर ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है ना। दो बात एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए दो बात समझ आना चाहिए। नेचर ऑफ फोर्स शुड बी सेम, दोनों ही फोर्स का, एक्शन और रिएक्शन दोनों ही फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो अप्लाई होना चाहिए वो डिफरेंट बॉडी पर ही अप्लाई होना चाहिए, सेम बॉडी पर एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं अप्लाई होती है। ये दो बात एक्शन रिएक्शन पेयर पहचानने का कंसेप्ट है। ठीक है। तो आइए हम पहले तो इसकी डिफिनेशन, इसकी मतलब ये लॉ क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। देखेंगे इट स्टेट दैट, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, every body action
everybody action is equal to reaction in opposite डायरेक्शन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरीबॉडी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा, यानी हम बोले यही बात कि अगर ये पर्सन के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है तो इसकी मैग्नीट्यूड एफ है, तो बॉल के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स दिया जाएगा वो हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा। अगर दोनों को मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो दोनों को मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो देखिए दोनों को डायरेक्शन की बात किया जाए तो क्या होगा, अपोजिट होगा। चीज़ों को समझिए, ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फोर्स के इस टॉपिक में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमेशा दोनों ही बात पर ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड के बारे में भी ध्यान देंगे और इसकी डायरेक्शन के बारे में भी ध्यान देंगे, दोनों ही बात पर ध्यान देंगे। तो देखिए एक्शन की डायरेक्शन किधर है, तो एक्शन की डायरेक्शन इधर है, रिएक्शन की क्या होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। कहाँ से, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चंस आप लोग के लिए है, एक क्वेश्चंस जो कि आप लोग उम्मीद है कि आप लोग कोशिश करने के बाद जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि सारा बात ये बोर्ड पर लिखा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चंस थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप लोग फेयर जरूर करेंगे, ऐसा उम्मीद है। ध्यान से देखिए, ये कोई अर्थ है और अर्थ पर कोई आदमी थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है। कोई पेटू आदमी है कोई आदमी है, बड़ा आराम से यहाँ पे खड़ा है। अब बताइए, इस आदमी के द्वारा कुछ ना कुछ तो मास होगा, इस पर्सन का, इस आदमी का, ये जो मैन है, ये मैन का कुछ ना कुछ मास होगा जो एम है, और इसकी मास ग्रेविटी की वजह से नीचे एक फोर्स लगा रहा होगा एम जी, यानी इस बॉडी के द्वारा लगाया गया क्या होगा, एक्शन फोर्स होगा। इस बॉडी के द्वारा लगाया गया एक्शन फोर्स कितना हुआ, एम जी, यानी एक्शन फोर्स की डायरेक्शन यहाँ। तो बताइए कि इसकी रिएक्शन कहाँ पे होगी, और वेयर इज द रिएक्शन।